दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। और ये प्रश्न हैं 60 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और जिन क्वेश्चंस को हम इसमें देखने वाले हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो को आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे और जिसमें इनका पहला नियम है, ये संधि के नियम के नाम से जाना जाता है। और इस नियम की बात करें अगर हम, तो ये संधि का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इसको पहले नियम को हम लिखते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0, तो याद रखेंगे। और दूसरे नियम की बात करें जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो इसको कहते हैं बंद पास का नियम। और ये नियम क्या है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, यानी पहला नियम, ये किस भौतिक राशि को संरक्षित करता है। तो याद रखेंगे, जो पहला नियम है ये आवेश को संरक्षित करता है। और द्वितीय नियम की बात करें तो जो दूसरा नियम है बंदपास का नियम, ये ऊर्जा को संरक्षित करता है। तो ये याद रखेंगे, किसको संरक्षित करता है, ऊर्जा को संरक्षित करता है। और इसको हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और साथ ही साथ चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, नंबर 1 पदार्थ, चालक के पदार्थ पर, नंबर 2 चालक की लंबाई पर और नंबर 3 चालक के परिच्छेद पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 की बात करें, एक वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, धारा मापने के लिए अमीटर को याद रखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर को विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है, तो बता ही चुके हैं आपको। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये आवेश के संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर ये आधारित है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है। तो बता दें आपको कि मीटर ब्रिज जो आपका होता है व्हीटस्टोन जो सेतु है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा यस समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ दें, यानी धारामापी जोड़ने पर धारामापी में अगर कोई धारा नहीं बहती है, यानी कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, तो चारों प्रतिरोधों के बीच जो प्रतिरोध आपके हैं पी क्यू आर और यस, तो इन प्रतिरोधों के बीच निम्न संबंध स्थापित होता है। और ये संबंध होता है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन यस, और तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आएगा PS बराबर क्यू आर। तो इसको याद रखेंगे। तो जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन जो सेतु है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे। अगर आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पता है तो आप मीटर ब्रिज का सिद्धांत वही एक्सप्लेन करेंगे।
प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें अकेले परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे पदार्थ अनुचुंबकत्व कहलाते हैं और अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में एक ही दिशा में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होते हैं। अतः अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण अशून्य होता है यानी शून्य नहीं होता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने की उम्मीद है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है और इसका मात्रक वेबर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, याद रखेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं, इसको फाई से लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, दिक्पात कोण क्या होता है। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और चूंकि ये न्यून कोण होता है तो इसका मान सदैव 90 अंश से कम होता है, तो ये याद रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार आपसे कहेंगे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अन्य स्थानों पर भी शेयर कर दीजिए जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिले। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए निःशुल्क जो प्रिपरेशन के लिए वीडियो दिया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। तो किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के बीच जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय यामोत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें दोस्तों तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में किस वेग से गति करती हैं। तो ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं और प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत हैं त्वरित वैद्युत आवेश। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल है, यानी त्वरित वैद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल है, यानी यहीं से उत्पन्न होती हैं। उसी क्रम में प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं और आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दूसरा गुण इनका है, ये तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो पहला हो गया ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं और दूसरा क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 6 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तथा उनको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगें, यानी सबसे अधिक होगा गामा किरणों का और सबसे कम होगा माइक्रो तरंगों का, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, रडार में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये होती हैं सूक्ष्म तरंगें। क्या होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के उस भाग का नाम लिखिए जिसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻² मीटर है तथा इसका प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर होगा माइक्रो तरंग की तरंगदैर्घ्य 10⁻²
मीटर है और इसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में तथा संचार निकाय में होता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किसी व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। ये आपने 10th में भी पढ़ा है कि यदि चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है तथा दूर बिंदु कहाँ होता है। तो याद रखेंगे निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है तथा दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 18। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। परावर्ती दूरदर्शी की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है। याद रखेंगे। और परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब की बात किया जाए तो इसमें वर्ण विपथन का दोष होता है। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं क्योंकि ये रंग फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठों से परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होने से उत्पन्न होते हैं। तो याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो ये भौतिक घटनाएं हैं। नंबर 1 प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा है ध्रुवण तथा वर्ण विक्षेपण। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण तथा वर्ण विक्षेपण प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो याद रखेंगे, पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे टॉप 21 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे भी चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।